सभी का स्वागत है। और आज का जो सेशन है वो यह भी इम्पोर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि पवार राजवंश के बारे में अपनी 2 वीडियोज़ में हमने अच्छे से देखा है, सीखा है, तो उसी क्रम को आगे हम बढ़ाएँगे। और यहाँ पर कल के सेशन में हमने छोड़ा था टिहरी रियासत। तो टिहरी रियासत के संबंध में हमारे जो अंतिम और 60वें जो राजा हैं, ये आते हैं मानवेंद्र शाह। इनका नाम आप सभी लोग जानते हैं। और एक सवाल हमेशा ये भी बन सकता है कि पवार राजवंश में अब तक टोटल कितने शासक हुए हैं? तो आप लोग अपना-अपना आंसर ये जो चैट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। हालाँकि सारी जानकारी आप लोगों को अब दे दी गई है, कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। और जो चीज़ें दिक्कत वाली होती है, मैं आप लोगों से बीच-बीच में उसका रिव्यू ले लेता हूँ, ताकि आप लोगों को के माइंड में जो भी क्वेरीज़ हो या कुछ चीज़ें ना आई हों, तो उसका रिवाइज़ हो जाए, ठीक है? तो मानवेंद्र शाह जी के बारे में हम जानते हैं, ठीक है? तो अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या-क्या हैं, वो सब चीज़ें ये मेंशन है, बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो यह जो है टिहरी रियासत, देखिए अब यहाँ से एक सवाल बनेगा आप लोगों से कि देखिए टिहरी रियासत के अंतिम शासक कौन है? ये भी आ सकता है, तो वो है मानवेंद्र शाह जी, ठीक हो गया? अब इनके बारे में हम जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय की बात अगर हम ये देखें, तो इनके समय में ये क्या-क्या चीज़ें होती हैं। अपना माइक सभी लोग बंद रखें। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इस क्षेत्र के लोगों ने सक्रिय रूप से भारत की आज़ादी के लिए बढ़-चढ़कर भाग लिया। कहाँ की बात हो रही है? टिहरी रियासत के संबंध में ये बात हो रही है। वहाँ के लोगों के संबंध में ये चीज़ें ये मतलब की बात हो रही है। हालाँकि उस समय तक भी टिहरी रियासत स्वतंत्र नहीं था। फिर भी लोगों ने स्वतंत्रता के लिए जोर लगाया था आगे, ठीक हो गया? और अंत में जब देश 1947 में ये आज़ाद हो गया, तो टिहरी रियासत के निवासियों ने भी क्या बोल दिया कि भाई स्वतंत्र भारत में विलय होने के लिए उन्होंने भी आंदोलन शुरू कर दिया कि भाई टिहरी रियासत को भी अब स्वतंत्र भारत में शामिल कर दिया जाए, ठीक है? क्योंकि उस समय टिहरी रियासत ही उत्तराखंड की ऐसी रियासत थी जो कि भारत स्वतंत्र जब हो गया था, तो उसके बावजूद भी ये स्वतंत्र नहीं थी। तो ये भी भविष्य में कभी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है? तो आगे हम बढ़ते हैं। इस आंदोलन के जो है कारण ऐसी परिस्थितियां हो चुकी थी कि अंतिम समय में मानवेंद्र शाह को टिहरी रियासत को भारत को सौंपना पड़ा था, ठीक है? और यह एक जिले के रूप में शामिल हुआ था। और इस आंदोलन के कारण परिस्थितियां ये महाराज जो ये महाराजा है मानवेंद्र शाह जी, तो ये जो है महाराजा के वश में ये नहीं रहीं और उनके लिए शासन जो करना वो कठोर हो गया, क्योंकि आए दिन जो है हंगामा ये सब चीज़ें होने लगी थी इनके ये टिहरी रियासत में, ठीक हो गया? और आने वाला समय इनके लिए बहुत ही जो है दुखदायी होने वाला था, क्योंकि यह जो टिहरी रियासत के अंतिम राजा के रूप में जाने जाने वाले थे ये, ठीक हो गया? तो जिसके फलस्वरूप ये पवार वंश के शासक महाराजा मानवेंद्र शाह ने भारत सरकार की संप्रभुता जो है वो स्वीकार कर दी, ठीक हो गया? यानी कि भारत सरकार ने इनको आमंत्रण दिया था कि आप का विलय जो है भारत संघ में होना चाहिए। तो आप तो लास्ट में इन्हीं विद्रोहों को देखते हुए, ठीक है? और अपने ये प्रजा को देखते हुए अंतिम समय में इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने भारत सरकार की संप्रभुता जो है वो स्वीकार कर ली थी, ठीक हो गया? अब वो जो है कब उन्होंने की थी देखो, ये कल कुछ मैंने एक सवाल जो है आप लोगों से यहाँ से ये दिया भी था, तो कई लोगों ने इसमें अगस्त का भी आंसर वो दिया था, ठीक है? और कुछ बुकों में मैं हालाँकि ये भी आप लोगों को ये भी बता दूँ, बहुत सारी ये बुकें ऐसी हैं उसमें क्या है कि अगस्त भी आंसर जो है दिया गया है, ठीक है? 1 अगस्त 1949 भी कुछ बुकों में दिया गया और कुछ में क्या है कि 1 जनवरी 1949 भी दिया गया है। तो अब यहाँ पे अब ये देखने वाली बात है कि अब कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है, ठीक है? अब इसमें ये मैं भी सही से फाइनली मैं कह नहीं पाऊँगा, क्यों? क्योंकि अब चाहे लोक सेवा आयोग हो या फिर यूके ट्रिपल एससी हो, अब ये अपना आंसर किस बुक के बेस पर सही मानते हैं, वो उसका कह पाना सही नहीं है। लेकिन फिलहाल आप लोगों को ऑप्शन में भी देखना होगा। हो सकता है कि अगस्त का ऑप्शन दिया हो या फिर जनवरी में से कोई एक दिया हो या फिर दोनों भी दिए जा सकते हैं, ठीक हो गया? तो वैसे केस में बस आप लोगों को ऑप्शन की सहायता से ही आगे जो है बढ़ना होगा। और हालाँकि जो सही जो आंसर है, और कई लोगों ने ये कहा भी था कि अगस्त वाला सही है, और मैंने आप लोगों से इसके बारे में एक लाइन में सवाल भी मैंने ये दिया था, ठीक है? तो अब मैं नाम तो मैंने यहाँ पे नहीं बताऊँगा, अब मुझे आप लोग खुद ही बता दो कि किसने मुझे अगस्त का आंसर वो दिया था, क्योंकि हालाँकि हाँ, कुछ बुकों में है अगस्त, ठीक है? मैं उसके लिए ये मना नहीं करूँगा, हो सकता है कि आपके पास में वाली बुक हो, ठीक है? लेकिन अब ये मैंने जहाँ से लिया है, तो उसमें अंततः जो 1 जनवरी 1949 की डेट उसमें मतलब कि है, में टिहरी रियासत का भारत में विलय
हो गया और इसके ये पश्चात जो है टिहरी रियासत को उत्तर प्रदेश के एक जनपद के रूप में शामिल किया गया था। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड बनने से पहले यह जो है उत्तर प्रदेश में था, ठीक है। तो ये एक उत्तर प्रदेश के जिले के रूप में शामिल हुआ था। ये शब्द भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ये जिले या नगर पालिका समथिंग ये करके भी ऑप्शन दिया जा सकता है कि जब इसका विलय हुआ था तो किस रूप में हुआ था, ठीक है। तो नगर पालिका, नगर निगम, जनपद, ये एक्स्ट्रा, तो जनपद शब्द यहाँ पर भी दिया जाता है, ठीक हो गया। और मानवेंद्र शाह जी की जो ये मृत्यु हुई थी, ये भी डेट अगर कभी भविष्य में आपसे पूछेगा तो 5 जनवरी 2007 को उनकी जो है मृत्यु। ये किसी बुकों में ये भी देखा गया, तो ये डेट आपको ध्यान में जो है जो रखनी पड़ेगी। हालांकि ये सभी ये बुकों में यही है, ये तो अभी जो है सही से ये कह पाना सही नहीं है, लेकिन यही यही चीजें मतलब कि जो है आइडेंटिफाई हुई थी। तो 5 जनवरी 2007 की डेट आप लोग को ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब पता नहीं ये अब ये किस बुक में ये सही है या गलत है, क्योंकि ऑथेंटिक वो चीजें आजकल मार्केट में बहुत ही रेयर है। आप सभी इस बात को ये मतलब जानते होंगे, तो इसलिए मैंने आप लोगों को समझा भी रखा है कि ऑप्शन की हेल्प से आप चीजों को सही भी जो है कर सकते हैं, ठीक है। और आयोग जो है अब ऑथेंटिक ये बुकें जो हैं अब मार्केट में जो है ज्यादा ही जो है अवेलेबल नहीं है, इसीलिए आप लोगों ने नया ट्रेंड देखा होगा कि अब आयोग कोई सा भी हो वो ऑब्जेक्शन मांगता है, ठीक है। अगर आप सही हैं तो उसका जो है ऑब्जेक्शन आपको देना होगा, वो इसीलिए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो कुछ महत्वपूर्ण ये बातों को और हम जान लेते हैं, ठीक है। तो इस वंश के आप क्योंकि देखिए ये परमार राजवंश के बारे में ये बड़े लेवल पे हमने इसको अच्छे से सीखा है, जाना है। तो इस वंश के राजा ये प्रारंभ से ये कार्तिकेयपु राजाओं के सामंत रहे थे। ये भी ध्यान में आप लोगों को ये रखना पड़ेगा, कभी आप लोगों से पूछा जाएगा कि परमार वंश के जो राजा हुए हैं ये किन के सामंत कभी रहे होंगे या फिर रहे थे, तो ये कार्तिकेयपु राजाओं के रहे थे। लेकिन ये बाद में ये बाढ़ हो गया, उसको ये बाद है इसका मतलब आपका। लेकिन ये बाद में स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित ये होते चले गए और अंततः सारी शक्ति इनके हाथों में आ गई। और इसी वंश के 37वें राजा अजय ठीक है राजा अजयपाल, जो कि वास्तविक संस्थापक के नाम से भी जाने जाते हैं, और इनके कई सारे उपनाम हैं। आप लोगों को मैंने सब बताया, तो आप लोग मुझे कुछ उपनामों के बारे में इनके बारे में लिख कर मुझे भेजिए और बाकी चीजें सुनते भी रहिए। तो ये 37वें राजा अजयपाल ने सभी गणपतियों को जीत कर मतलब गणपति का मतलब आप समझ रहे हैं, 52 गढ़ों को जीत कर गढ़वाल भूमि का एकीकरण ये किए थे, ठीक हो गया। और इसने अपनी राजधानी को चांदपुर ये गढ़ से हटाकर देवलगढ़ जी लेकर आए और फिर बाद में अंततः 1517 में श्रीनगर में लेकर आए, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से एक सवाल बनता है कि जब देवलगढ़ में राजधानी थी तो इन्होंने किसी मंदिर का निर्माण किया था, उस मंदिर का नाम जो बताना है आप लोगों को। मैं बढ़ता हूँ आगे। ये आगे है, ये परमार शासकों को लोधी वंश का शासक, लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने शाह की उपाधि से नवाजा था। और शाह की उपाधि से नवाजे गए ये पहले राजा कौन थे, तो बलभद्र जी थे, ठीक है, बलभद्र शाह, ठीक है। इन्होंने स्वतम अपने नाम के आगे शाह शब्द जोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है राजा अजमान सिंह के दरबारी ये कवि, जिनका नाम है भारत ये कवि ने मनोदया काव्य की रचना की, और जिसमें क्या है कि परमार राजवंश की भी चर्चा देखने को मिलती है। नेक्स्ट है राजा सोमपाल के समय राजधानी का बंटवारा हुआ और राजधानी को चांदपुरगढ़ और भिलंग घाटी में क्या है ये दो भागों में बांट दिया गया था। ये भी एक छोटी सी जो कहानी थी मैंने जो समझा दी थी, और मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि भिलंग घाटी का राजा कौन था, ठीक है। सोनपाल, ध्यान में आप लोगों को यहाँ पर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है तो राजा महिपति शाह को गर्भ ये भंजन की उपाधि और उनके सेनापति माधव सिंह भंडारी को गर्भ भंजक की उपाधि से जाना जाता है। तो ये भी सवाल भविष्य में कभी कोई दिया जाएगा तो ध्यान में रखिएगा आप लोग सभी लोग, ठीक है। और और बाकी चीजों को भी हम देख लेते हैं, क्योंकि अब इनमें एक संक्षिप्त यहाँ पे ये विवरण जो मतलब हो रहा है, बाकी चीजें मैंने सब आपको समझा रखी है, कोई इसमें नई चीज ऐसी नहीं है। नेक्स्ट है राजा प्रद्युमन शाह के समय 1803 में गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, ठीक है, जिसमें फिर लास्ट में क्या होता है प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो जाती है। ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार के द्वारा गोरखाओं को हराने के बाद सुदर्शन शाह जो है टिहरी के राजा ये जो है जो ये बनाए गए थे, यानी कि पहले टिहरी रियासत के राजा थे सुदर्शन शाह, और इन्होंने अपनी राजधानी फिर फाइनली श्रीनगर से
हटा दी गई, वो हिस्सा जो है ब्रिटिश शासन के अधीन में आ गया और इनकी राजधानी जो थी टिहरी रियासत में ही ये टिहरी थी। ठीक हो गया ना। कभी आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है घुमाकर कि टिहरी रियासत की राजधानी का नाम बताइए, या कौन सी थी। ऑप्शन में टिहरी भी देगा, श्रीनगर भी देगा। तो मुझे पता है कि बहुत लोग जिनको नहीं पता होगा वो श्रीनगर को ही आंसर मारेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। अब जो है बात यहाँ पर आ रही है टिहरी रियासत की, तो राजधानी टिहरी ही है। ठीक है, श्रीनगर नहीं है। ठीक है ना, ध्यान में ये भी रखिएगा। नेक्स्ट है, राजा प्रताप शाह के समय में गढ़वाल में इंग्लिश शिक्षा की शुरुआत हुई थी। मैंने ये बताया था आप लोगों को जब इनका नाम ये आया था कल वाले सेशन में। नेक्स्ट है, मानवेंद्र शाह टिहरी रियासत या टिहरी गढ़वाल के अंतिम शासक थे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं 1636 ईस्वी में ये मुगल सेनापति ने ये नवाजत खान जो है जिनको जो है शाहजहां ने भेजा था हमला करने के लिए दून घाटी पर। ये हमला भी करता और दून घाटी को अपने कब्जे में भी ले लेता है। ठीक हो गया। लेकिन उस समय जो है महारानी कर्णावती जो है वो गढ़वाल पर शासन कर रही होती है और अपनी वीरता से मुगल सैनिकों को ये पकड़कर उनके नाक ये कटवा देती है। कई जगह पे फिर ये कंफ्यूजन होता है, नाक है ये कान है, ये तो आता है। अगर ऑप्शन में कान दे देगा मान लीजिए, तो फिर ये शब्दों में वो है फिर हो जाता है। तो ये नाक से संबंधित है, नाक है ना। तो ये नाक ध्यान में लिए रखिएगा। तो उसके बाद में क्या होता है कि इसी घटना के बाद में महारानी जो ये कर्णावती हैं, इन्हें नाग कटियानी के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में, उत्तराखंड के इतिहास में सभी जानते हैं आप लोग। अब नेक्स्ट है, ये मैंने आपको बताया था जब ये वाला सेशन था, तो ये जो है ये वाला सवाल अभी हाल ही के किस में आया था, ये लोअर पीसीएस में या अभी हाल ही के लिए किसी एग्जाम में ये सवाल दिया गया था कि ये जो किस ये जो सुलेमान सिको सॉरी राजा पृथ्वीपति शाह के समय में जो कौन इनके सामने में आया था, तो सुलेमान सिको आया था, और जो कि दादा सिको का ये बेटा था, और इसको जो है औरंगजेब इसको भी मारना चाहता था। हाँ, फॉरेस्ट रेंजर में आया था, आपने सही कहा। ठीक हो गया। तो ये सब चीजें आती हैं कहीं ना कहीं, इसलिए ये सारी कहानी आप लोगों के जहन में उतर जानी चाहिए। ठीक हो गया, यहाँ से ये क्लियर है आप लोगों को। तो 1790 में क्या होता है कि आप सभी जानते हैं कुमाऊं में चंदों को हरा कर गोरखाओं ने कब्जा कर लिया। अब भाई गोरखाओं को नेपाल से कुमाऊं पर आक्रमण करने का न्योता किसने दिया था, ये बताइए आप लोग। कौन था वो महारथी, और वो किसका मिनिस्टर था, मंत्री था। दो आंसर आपको देने हैं। तो अगला साल जब इन्होंने कुमाऊं को जीत लिया 1790 में, फिर 1791 में ये गढ़वाल पर भी आक्रमण करते हैं कि भाई इसी बहाने हम गढ़वाल को भी जीत लेंगे। लेकिन पवार शासकों का वहां पर राज्य था और वो फाइनली वो हार जाते हैं। ठीक हो गया। तो फिर वहां से कहानी जो है रुक जाती है, लेकिन कुमाऊं पर इनका कब्जा हो चुका था। नेक्स्ट है, ये गढ़वाल के राजा ने गोरखाओं से संधि के जो है तहत 25,000 रुपये वार्षिक कर भी लगाया था। यानी कि गोरखा जब इन्होंने 1791 में जब ये क्या करते हैं, ये हमला करते हैं वहां पर गढ़वाल में, तो जब हार जाते हैं तो उन प्रवार शासकों ने गोरखाओं के ऊपर सालाना 25,000 रुपये का वो भी लगा दिया था कि भाई अब ये पैसा दो, नहीं तो हम ये चीजें आपकी हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। तो फिर ये वचन भी लिया गया था, लेकिन उस और ये भी वचन लिया गया, मतलब कि दिया गया था गोरखाओं के द्वारा पवार शासकों को कि वो पुनः गढ़वाल पर आक्रमण कभी नहीं करेंगे। लेकिन वो तो ताक में बैठे थे कि मौका मिले और हम फिर से गढ़वाल पर आक्रमण करें। लेकिन 1800, अब यहाँ से कहानी चेंज होती है ना, कि 1803 में अमर सिंह थापा और हस्तिदल ये जो है चौथाई, ये नाम हमेशा आता है, ये इतिहास में भी आता है, कभी कभी पूछा जा सकता है। ये जो है ये सेनापति थे किनके, ये जो थे गोरखाओं के सेनापति थे, और इनकी ही देख रेख में ये सारे काम हो रहे थे। ठीक हो गया। तो इनकी ही नेतृत्व में ये काम हो रहे थे। तो इनके नेतृत्व में गोरखाओं ने भूकंप से ग्रसित ये गढ़वाल पर आक्रमण कर देते हैं, क्योंकि उस समय 1803 में भयानक भूकंप आया होता है, और इतिहासकार कहते हैं कि 80% घरों को नुकसान पहुंचा था। हालांकि उस समय घरों की संख्या भी कमी होती थी, और जो भी थे उनमें से भी 80% जो घर थे वो टूट गए थे। ठीक हो गया। तो ऐसी ऐसी स्थिति का लाभ जो है उठाकर गोरखाओं ने क्या किया कि गढ़वाल पर जो है हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब ऐसी स्थिति में ऑलरेडी वहां की जनता प्रजा और जो शासक थे
वो दुखित थे और ऐसी स्थिति में इनका आक्रमण हो जाना वो उनको उनके ऊपर और भी ज़्यादा भारी पड़ गया। ठीक है? तो फाइनली सभी लोग जो है वहाँ से भागने लगे, यानी कि जो पवार शासक भी और जो भी लोग थे वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, क्योंकि जो इनका आक्रमण था ना ये गोरखाओं का, ये बहुत ही दयनीय था। रास्ते में कोई भी चीज़ें अगर मिलती थी तो ये सबको ये मारते-काटते आगे की ओर बढ़ जाते थे। कोई भी दिख जाए, ठीक है? वो चाहे छोटा बच्चा हो, महिला हो, आदमी कोई भी, सबको ये मारते-काटते आगे जो है जो भी ये लोग निकलते थे आगे को। तो फाइनली फिर श्रीनगर छोड़ के पदुमन साहब भाग आया देहरादून को कि भाई ये वो अपनी फैमिली को लेकर वो चले आए और कुछ अपने गहने-वहने को लेकर वो चले आए कि बाद में मैं कुछ इसका जो है मैं करूँगा। तो फिर गोरखाओं को भी मालूम हो जाता है कि वो जो है यहाँ देहरादून की तरफ वो गए हैं, तो वो पीछे-पीछे वो भी जो है वो भी आते हैं, ठीक है? तो फिर फाइनली क्या होता है 14 ये मई 1800 ये 4 में क्या होता है देहरादून के घोड़बड़ा ये मैदान में, अब नाम तो मैदान है लेकिन आज के समय पे ये अब कोई मैदान नहीं है, ठीक है? यहाँ पर सब मकान भवन का निर्माण हो चुका है। उस समय की बात है कि उस समय ये घोड़बड़ा का ये मैदान हुआ करता था और यहीं पे गोरखाओं से युद्ध ये करते हुए पदमन शाह की मृत्यु हो गई और ये वही पदमन शाह थे जिन्होंने 1700 1779 से और 1786 तक जो कुमाऊं पर भी अपना राज कायम किया था। ठीक है ना? आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बातें? ये मैंने कहानी आपको सुनाई थी ना कल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब इनकी मृत्यु हो गई तो इसके बाद में संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं अब नेपाली गोरखाओं के अधिकार में चला गया। ठीक है, तो फाइनली जहाँ से मतलब ये कहानी ये खत्म होती है। अगर देखिए अब यहाँ से 2 सवाल बनते हैं, कभी भी आप ध्यान में ये रखिएगा। अब तो पहला सवाल अच्छे से सुनो। पहला सवाल है गढ़वाल का अंतिम मतलब मैंने पवार वंश का नाम नहीं लिया, मैंने कहा कि गढ़वाल का अंतिम शासक जो है कौन था? तो अब बताओ अपना आंसर। दूसरा सवाल है टिहरी रियासत का अंतिम शासक। तो अब बताओ अपना आंसर। अब मैं देखता हूँ आप लोग सही हो या गलत हो। तो अगले और हम आते हैं, तो ये पदुमन शाह के एक ये बेटे थे, ये जो है प्रीतम शाह, ठीक है? और ये जो है गोरखाओं के ये द्वारा देखिए जब पद्मन शाह की मृत्यु हो जाती है ना, तो इनके दोनों बेटों को पकड़ने के लिए भी ये जो आतुर होते हैं कौन गोरखा, तो उन्हीं के क्रम में जो है उनके बड़े बेटे प्रीतम शाह को ये क्या करते हैं, ये बंदी ये बना लेते हैं और काठमांडू नेपाल में भेज देते हैं। जबकि जो दूसरे जो बेटे होते हैं सुदर्शन शाह, ये हथवाल में ही रहकर स्वतंत्र ये होने तक यानी कि वो जो ब्रिटिश सरकार से वो सहायता वो लेते हैं कि हमारा कि मेरा जो ये गढ़वाल है ये स्वतंत्र हो जाए। ठीक है, तो ये कल ये रहते हैं। और एक यहाँ से सवाल यह भी बन सकता है कि वो कौन सा गवर्नर वो जनरल था जिसने ब्रिटिश सेना को गढ़वाल पर गोरखाओं को हराने के लिए भेजा था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो सुदर्शन शाह जी के ही मांग पर अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने अक्टूबर 1400 सॉरी 1814 में गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेजी सेना को भेज देते हैं। ठीक है, और 1815 में गढ़वाल स्वतंत्र हो जाता है और अंग्रेज और गढ़वाल और गोरखाओं के बीच में एक संगोली की संधि भी होती है 1815 में। ठीक हो गया? अब यही डेट आप लोगों को याद में रखनी पड़ेगी। ठीक हो गया? आगे बढ़ते हैं हम। लेकिन अंग्रेजों ने ये लड़ाई का जो भी खर्च है वो जो है सुदर्शन शाह के ऊपर ही डाल दिया था कि भाई जो भी खर्चा होगा आपको देना पड़ेगा, उसकी एवज में हम आपको ये देंगे। ठीक है, अभी देखिए अभी इसी लाइन में एक लाइन अभी आने वाली है तो फिर से आपको कंफ्यूजन जो है क्रिएट वो करेगी। ठीक है, अब इसलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। देखिए सुदर्शन शाह 28 दिसंबर 1815 को, ठीक है, तो अपनी राजधानी जो है ये श्रीनगर से टेहरी की ओर स्थानांतरित ये कर देते हैं और टेहरी राज्य पर राज्य ये करते हुए भारत में ये विलय के बाद टेहरी राज्य को 1 अगस्त, अब देखिए अब ये जो जिस बुक से बना लिया अब उसमें 1 अगस्त का ये टाइम टेबल ये दिया हुआ है, यानी कि अब वो दूसरी बुक जो कह रही है मुझे कि 18 अगस्त 1949 को उत्तर प्रदेश में एक जनपद के रूप में ये टिहरी रियासत शामिल हुई थी। ठीक हो गया ना? इसलिए मैंने आपको ये कहा कि आपको ऑप्शन में जाना है। हो सकता है कि और ज़्यादा चांसेस हैं कि एक ऑप्शन आपको दोनों
वही ऑप्शन एक साथ आपको कभी दिए नहीं जाएँगे फिलहाल, बहुत ही रेयर वाले चांस में ही दिए जाएँगे। तो इनमें से अगर आपको ये मिले या फिर एक वो जनवरी वाला वो सीन मिले, तो आपको बस उसी हिसाब से मतलब कि जो टिक जो है लगाना है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनके 2-2 जो आंसर हैं वो बुकों में देखने के लिए वो मिल ही जाते हैं। ठीक हो गया ना? बस इसमें आपको बस दिमाग ज़्यादा वो नहीं करना है, सिर्फ़ ऑप्शन को देखना है, ठीक है? 2 ऑप्शन में मैंने आपको बता दिया है कि दोनों एक साथ रियल चांस में दिए जाएँगे, नहीं तो नहीं दिए जाएँगे, कोई एक ही आंसर आपका होगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, ये पवार शासकों के ये काल में अनेक जो काव्यों की रचना भी हुई थी, उन्हीं में से एक जो काव्य है मनोदय काव्य, जिसकी रचना भरत कवि, देखिए ये लाइन कई बार आ चुकी है, तो इसलिए ये भी पूछा जा सकता है कि मनोदय काव्य की रचना किसने की थी? ठीक है? तो इनका नाम जो है ध्यान में ये रखिएगा आप लोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, श्याम शाह जो थे ना, अभी मैंने एक में थोड़ा-सा बैक जाऊँगा। श्याम शाह जो थे, इन्होंने कौन से काव्य या ग्रंथ की रचना की थी? जल्दी से बताओ, याद है तो? मैंने पूछा था ना आप लोगों से। चलिए, आप लोग सभी लोग आंसर दीजिए जब तक हम पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब इनके बारे में भी थोड़ा-सा हम जान लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आती हैं, बहुत ही अच्छी हैं, और ये ही वो हैं माधव सिंह सिंह ये भंडारी जी, यानी कि इन्हें जो है उत्तराखंड का वीर सपूत के नाम से भी जाना जाता है। कभी भी आपको सवाल देगा तो पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तराखंड के वीर सपूत के नाम से ये जाने जाते हैं, जब प्रख्यात हैं, ठीक है? तो सही आंसर है माधव सिंह सिंह भंडारी, और इनको अन्य और नामों से भी जाना जाता है, वो जान लो आप लोग। तो देखो, माधव सिंह ये भंडारी जी हैं, तो इन्हें माधव सिंह मथेला के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कभी-कभी ऑप्शन में दे देगा, तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं लेना है। इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये किनके सेनापति थे, ये भी मैंने आप लोगों को मैंने जो है बता दिया था। ये महीपति शाह के सेनापति थे। इनके टोटल ये जो है जो 3 सेनापति थे, तो जिनमें नंबर 1 पे थे माधव सिंह भंडारी, दूसरे पे थे रिखोला लोधी, तीसरे पे थे ये बनवारी दास। इन तीनों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इनका जो संबंध है वो है महीपति शाह से, ठीक है? अच्छा, शिरोमणि ग्रंथ जिसने आंसर दिया है वो सही है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ये महीपति शाह ने माधव सिंह भंडारी को गर्व ये भंजन की उपाधि दी थी। अब यहाँ से 2 सवाल बनते हैं, ये लाइन कई बार रिपीट हो चुकी हैं कि गर्भभंजन की उपाधि से किसे जाना जाता है? पहला सवाल। दूसरा, माधव सिंह भंडारी को गर्भभंजन की या भंजन भंजक कौ, ये लास्ट में ये कौ है, तो ध्यान रखिएगा कि माधव सिंह जी भंडारी को गर्भभंजक की उपाधि किसने दी? ये दूसरा सवाल है। तो सब कुछ आपके सामने है, कुछ बताने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है? अब देखिए, अब यहाँ पर इतिहासकार कहते हैं कि 1585 या 1595 में माधव सिंह भंडारी का ये जन्म जो है श्रीनगर के ही समीप में हुआ था। कीर्तिनगर देवप्रयाग ये मार्ग में मथेला नामक ये गांव में कालो भंडारी नामक एक वीर योद्धा के घर में हुआ था। ठीक हो गया? तो तो अब इसकी डेट के बारे में तो कंफर्मेशन नहीं है, ना ही सवाल में दिया जाएगा। तो फिलहाल इसमें जो चीजें हैं इनको थोड़ा-सा देख लो। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, और गढ़ नरेश ने कालू भंडारी की वीरता और चतुर्दश से प्रभावित होकर उसे बहुत सी जमीन भी दे रखी थी इनके फादर को। ठीक है, किसने दी थी? जो उस समय के गढ़ नरेश थे, गढ़वाल के जो वो थे राजा थे। ठीक हो गया? तो माधव सिंह जो ये भंडारी हैं, ये भी बचपन से ही ये छोटे से ही इनके अंदर जो मतलब कि ये क्या था, पिता वाले ही गुण थे, यानी कि वीर के ही गुण थे। तो इन्होंने अब क्या-क्या होता है, तो ये कम उम्र में राजसेना में ये शामिल हो गए। ये भी ध्यान में ये रखिएगा, क्योंकि इनके बारे में भी कई बार बहुत बार सवाल दिए जाते हैं, तो थोड़ी-सी ये इनकी जीवनी है, जीवनी के बारे में भी आप लोग जान लो, तो आई थिंक कहीं न कहीं आपको फ़ायदा ही होना है। ठीक है? तो अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए कारण ही कारण ही वह अपने पिता की जैसे ही तरह ही बहुत जल्दी जो है सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, और जल्द ही दरबार में एक महत्वपूर्ण पद स्थापित हो गया। एक योद्धा और सेनापति के रूप में माधव सिंह ने कई लड़ाइयाँ भी जो लड़ी थी। ठीक हो गया? और गढ़ नरेश महीपति शाह स्वयं एक वीर ये पुरुष था। ठीक हो गया? जो इनके राजा थे।
ये तिब्बत के सरदारों के ठीक है, ये बार-बार होने वाले हमलों से परेशान होकर महीपति शाह स्वयं सेना लेकर नीति घाटी में ये पहुँच गया था, ठीक हो गया? तो इनके समय में भी तिब्बतियों का से इनका हमला हुआ था, मतलब जो आक्रमण हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है? और विखोला लोधी नामक एक ये कुशल योद्धा और सेनानायक की अगुवाई में गढ़ सेना ने तिब्बत के हमलावरों को तिब्बत के अंदर ये क्या कहते खदेड़ दिया, भगा दिया और ये दापा घाट का जो भी किला था वहाँ का और मंदिर, ये गढ़ सेना ने जीत लिया और माधव सिंह भंडारी भी इस जीत के नायकों में से एक थे। हालाँकि उस समय इनकी जो है मतलब कि शुरुआत थी और इनका बहुत ही अच्छा योगदान भी रहा है, ठीक है? अब इतिहासकार गढ़वाल के इतिहासकार हरिकृष्ण रतूड़ी, अब ये नाम देखो ये पुस्तकों वाले सेशन में और ये जो है बुक्स वाले सेशन में था। इनकी एक प्रमुख पुस्तक है। बताइए मुझे कौन-सी पुस्तक है? अब ये लिखते हैं क्या लिखते हैं? इस राजा के समय में अमर यानी कि मंत्री जो है माधव सिंह भंडारी का भी होना पाया जाता है। ये कहते हैं कि सेनापति भी थे, मंत्री भी यही थे माधव सिंह भंडारी जिसकी मृत्यु छोटी अ, ये चीन ये नामक देश में होनी ये पाई जाती है, ठीक है? और वह देश अब क्या है ये बिसहर के राजा के अधीन सतलज घाटी में तिब्बत से ये मिला हुआ है, ठीक है? उसी के आस-पास में इनकी मृत्यु हुई थी, ऐसा ये इतिहासकार मानते हैं जिनका नाम है हरिकृष्ण रतूड़ी। तो इनका आंसर दीजिए मैंने अभी आप लोगों से अभी पूछा है। इनकी एक प्रमुख ये पुस्तक है, बुक है जो कि आप लोगों को के एग्ज़ामों में दी जा सकती है कि इसके लेखक कौन है? एनीवन जल्दी से आप सभी लोग आंसर दीजिए। बढ़ते हैं हम आगे को। तो इतनी चीज़ें फिलहाल आप लोगों को ध्यान में रखनी है, जो-जो चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, ठीक है? हाँ, आपने सही आंसर दिया, गढ़वाल का इतिहास। तो इसी बुक में ये ऐसा लिखते हैं, तो ये बुक का नाम ही आगे दिया गया, जिसको अगर याद नहीं है, आप अच्छे से सीख लें। तो गढ़वाल का इतिहास, तो हरिकृष्ण रतूड़ी। अगर कुमाऊँ के इतिहास की बात करूँ, तो आप बताओ कुमाऊँ का इतिहास किसने लिखा? कौन है लेखक? अब तो यहाँ से गढ़वाल का तो मालूम चल गया, अब कुमाऊँ का बताओ मुझे जब तक मैं बढ़ता हूँ आगे। तो अब यहाँ पे बात हो रही थी वीर माधव सिंह भंडारी के ये बारे में। तो वह बहादुर अमर सेना वो लेकर वहाँ पर ये विजय ये तक ये चलता रहा और वहाँ पहुँचने पर ही लोग वहाँ ये पहुँचते ही रोग ने ऐसा आक्रमण ये किया कि वो शीघ्र ही ये मर गया, ठीक हो गया? और मरते समय माधव सिंह सिंह भंडारी ने सेना को यह शिक्षा दी कि यदि तुमने मेरा मरना प्रकट किया तो तुम भी एक एक यहाँ से जीते जागते घर नहीं लौटोगे, तो लड़ते और पीछे हटते चले जाना और मेरे शव को ठीक है? यानी कि ये मरने से पहले इनके ये बयान थे, ऐसा ये कहा जाता है, ठीक हो गया? तो अब ये कहते क्या है कि तुम अभी यहाँ से जीते जागते घर लौट ना सकोगे, तो क्या है कि लड़ते रहो और पीछे हटते रहो। तो ये ऐसी मतलब शिक्षा उन्होंने यहाँ पर ये दी थी जब ये मतलब चाइना ये तिब्बत से युद्ध हो रहा था। और ये मेरे शव को ये तेल में ये भून, कपड़े में ये लपेट और बंद बक्से में ये बंद ये कर और हरिद्वार में ले जाकर दाह संस्कार जो है कर देना। तो ये वाक़ये उनके थे उस समय और सैनिकों ने सैनिक और सरदारों ने वैसा ही जो भी किया भी, ठीक है? और सेना को सकुशल वो वापस भी लेकर आए। तो उनकी यही थी कि अगर ऊपर जाओगे और जो है जो लड़ने के लिए तो आप भी वापस नहीं आ पाओगे, तो इसलिए लड़ो और पीछे हटते जाओ, ठीक है? अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो। तो ये शिक्षा मतलब कि मरते समय इन्होंने ये दी थी, ठीक हो गया? तो ये लाइन थोड़ा दुःख देने वाली है, लेकिन चलो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये चीज़ें आप लोग हमेशा ध्यान में ये रखिएगा और एक चीज़ और आती है इतिहास में